हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में, जो हैदराबाद में 216 फीट ऊंची एक मूर्ति का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में ही आज की इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ न्यूज़ की कटिंग है उसमें इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। तो आइए इस वीडियो को हम आगे इसमें डिटेल जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया 216 फीट ऊंचा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का मूर्ति, जिसमें प्रधानमंत्री को दी गई मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे गए थे, हैदराबाद के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करने के लिए। जैसा कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया है कि हैड द हॉनर ऑफ द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन द हैदराबाद में, जैसा कि उसका अनावरण किया है। किसका अनावरण किया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में, किसकी मूर्ति है? तो वो हैं हमारे श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका जन्म तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में हुआ था। ये वैदिक फिलासफर और सोशल रिफॉर्मर भी रह चुके थे। इन्होंने इक्वलिटी और सोशल जस्टिस के बारे में अपने कार्य में बहुत ही बात की है, और भक्ति मूवमेंट यानी दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक भक्ति मूवमेंट को फैलाने में बहुत ही इनका सहयोग रहा है। यदि इनसे इंस्पायर होकर बात करें तो भक्त रामदास थे, त्यागराजा थे, और कबीर, मीराबाई, जो भी आपके भक्ति काल के संत आए, इन्हीं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। यदि बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो इस मूर्ति को क्यों कहा गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो उसके बारे में बताया जाता है कि जो रामानुजाचार्य जी थे वो सोशल इक्वलिटी एमंग ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल, यानी समाज के सभी वर्गों में समानता का भाव से देखते थे, और इसी को ही वो समाज में वितरित करते थे। साथ ही साथ इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वसुदैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। साथ ही साथ ये पूरे ब्रह्मांड को एक फैमिली के रूप में देखते थे, और इनके द्वारा समानता के बारे में, धर्म के बारे में बहुत ही बात फैलाई गई। यदि इस मूर्ति की बात करें तो आचार्य जी का जन्म के 1000 साल पूरे होने पर, यानी 2017 में 1000 साल पूरे हो गए, और इस स्टैचू के बनाने की जो बात आई थी 2014 में ही बात शुरू हो गई थी। यदि इस स्टैचू की बात करें तो जो इस स्टैचू के सामने म्यूजिकल एक फाउंटेन बनाया गया है, जिसकी हाइट 42 फीट हाइट इसकी। ये पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला है, जबकि स्टैचू का जो साइट है, मेन साइट है, वो 40 एकड़ में फैला है। म्यूजिकल फाउंटेन चीन से आया है, जिसके जरिए रामानुजाचार्य की लीलाओं को दिखाया जाएगा। यदि इसके इंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे इंट्रेंस पे ही हनुमान जी और गरुड़ा का 18-18 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई गई है। यदि रामानुजाचार्य जी की बात करें तो ये स्टैचू इसीलिए बनाया गया है कि जो भी भावी पीढ़ी है उनके बारे में जाने। जो 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का जो डिसीजन लिया गया था 2014 में लिया गया था, जबकि प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग उसे 8 साल लग गए। यदि इस स्टैचू की बात करें तो इस स्टैचू में 120 किलोग्राम सोने से बनाई गई एक अलग मूर्ति है, जो पूजा के लिए स्थापित की गई है। यदि इस स्टैचू के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो टोटल इसकी हाइट है जो 216 फीट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की। यदि त्रिदंडम यानी जो ये डंडा है, श्री रामानुजाचार्य जी के हाथों में डंडा जो है, ये 135 फीट लंबा है। यदि केवल इनकी जो सीटिंग पोजीशन है उनकी हाइट बताई जाए तो 108 फीट है। पद्मपीठ जिस पर वो बैठे हैं 27 फीट उसकी हाइट है। इसमें कमल की पंखुड़ियाँ जो है 54 कमल की पंखुड़ियाँ बनी हैं। कमल की पंखुड़ियों के नीचे 36 एलिफेंट बने हैं। शंख और चक्रों की संख्या भी इसमें 18-18 है। यदि इसकी सिचुएशन यानी पोजीशनिंग की बात करें तो हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर इसे बनाया गया है। उस स्थान को अब श्री रामनगर कहा जाएगा। यदि इस स्टैचू की बात करें तो मूर्ति कैसी बनेगी यह तय करने के लिए 14 मिट्टियों की मूर्ति बनाई गई। यह मूर्ति
आर्किटेक्चर आनंद साई, चीफ आर्किटेक्चर प्रसाद स्थापित के टीम ने मिलकर तैयार की। इन 14 में से 4 मूर्तियां चिन्नाजीराय स्वामी और उनके एडवाइज़र को पसंद आई। अलग अलग मूर्तियों के लिए अलग अलग पार्ट्स तैयार किए गए और जो भी उन मूर्तियों में से बेहतरीन पार्ट्स थे उसको लेकर वहाँ पे स्थापित कर दिया गया और दिसंबर 2014 में सबकी एक राय बनी कि यही मूर्ति का शेप है और इसी टाइप का बनेगा जो पसंद आई। इसका यदि स्कैनिंग की बात करें तो बेंगलुरु में इसका 3D स्कैनिंग हुआ, मतलब कि सॉफ्टवेयर के जरिए मूर्ति का एक मॉडल कंप्यूटर में तैयार किया गया। शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए थे उसी के हिसाब से सभी अंग बनाए गए हैं इसमें। यदि इस टीम की मेंबर की बात करें तो चेन्नई से चाइना टीम गई थी इस मूर्ति को बनाने के लिए। जो भी वहाँ से जानकारी जुटाना था वहाँ टीम गई थी। कंपनी में सरदार पटेल का स्टैचू बन रहा था, जिस कंपनी में सरदार पटेल का स्टैचू बन रहा था उससे बात नहीं जम पाई। फिर चीन की ही एक कंपनी है जिसका नाम है एरोसन कॉरपोरेशन, उसके साथ मूर्ति बनाने का एग्रीमेंट 14 अगस्त 2015 को फाइनल हो गया। यदि इस मूर्ति में जो भी स्टैटिक पॉइंट है उसमें 9 का योग बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि 9 एक ऐसा अंक है जो शाश्वत है, यानी अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। जैसे कि बात करें मूर्ति की जो हाइट है 108 फीट है। यदि 108 के अंकों का योग देखेंगे तो 9 होगा। मूर्ति की कुल यानी टोटल स्टैचू की जो हाइट है 216 फीट है। यदि 216 के अंकों का योग देखेंगे तो वो भी 9 होगा। पंखुड़ियाँ, जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं उनकी संख्या 54 है, उनका भी योग देखेंगे तो 9 होगा। इसमें टोटल 36 हाथी बनाए गए हैं, उनका भी योग 9 होगा। जो पद्म पीठम है 27 फीट, इसका भी योग 9 है। यानी इस जो भी स्टैटिक पॉइंट है उनमें 9 का योग का बहुत ही ख्याल रखा गया है इसमें। इसके एनालिसिस के लिए हर 15 दिन में टीम चीन जाती थी। जो भी इससे कन्वर्सेशन और जो भी जानकारी लेनी थी उस पर एनालिसिस की जाती थी। यदि बात करें इसमें बताया गया है कि 1800 बार करेक्शन किया गया है और हर 3 महीने करुणामय चेहरा बनाने में लगा था। यदि इसकी आँखों की बात करें इस स्टैचू में तो 6.5 फीट इसकी लंबाई है आँखों की, और हाइट की बात करें तो 3 फीट हाइट रखी गई है। स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए थे और ख़ासियत इस स्टैचू की सबसे बड़ी है कि कहीं भी वेल्डिंग का साइन इसमें दिखता नहीं है। मूर्ति को बनने में लगभग 18 महीने लगे थे और 9 महीने इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको असेंबल करने में लगे थे। यदि इस मूर्ति में बात करें तो 650 टन की मूर्ति है और 850 टन स्टील का इन कोर के सहारे वो खड़ी हुई है। इसमें और कुछ पॉइंट बताया गया है, जैसे कि फ्रेंड्स ये मूल स्थान पर बने हुए सिर्फ छोटा सा एक स्वरूप इसमें दिखाया गया है और इस स्थान के लिए 100 मंदिरों के 12,000 फोटोग्राफ जुटाए गए थे। इन मंदिरों को कृष्णा शिला से बनाया गया है, जिसमें वैसे ही कारीगरी हुई है जैसा कि मूल मंदिर में दर्शाया गया था। यदि स्टोन की बात करें तो 3 राज्यों से इसमें स्टोन आए हैं। राजस्थान के पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भाईसाला से ब्लैक मार्बल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन लाए गए हैं। यह एक तरह का ब्लैक मार्बल चाइना से भी इसमें लाया गया है। यदि इसके कारीगरी की बात करें तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कारीगर जो अपने काम में एक्सपर्ट थे वहाँ से उनको लाया गया है। जैसे कि माउंट आबू के कारीगर ने पत्थरों पर नक्काशी की है, जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम पर काम किया है, तमिलनाडु के कारीगरों ने दिव्य देशम की मूर्तियाँ बनाई है, आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों पर नक्काशी की है और 2018 में मंदिर में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी इस पर शुरू हुई थी। यदि एक अलग मूर्ति बनाई गई है 120 किलोग्राम सोने की मूर्ति बनाई गई है पूजा पाठ के लिए। ये छोटी मूर्ति है जहाँ पे हर रोज़ आचार्य जी का पूजन हो सकेगा। जो चीन की कंपनी थी इस मूर्ति को 20 साल की गारंटी दी है कि 20 साल तक इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर भी इस मूर्ति का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मूर्ति की बात करें तो ये पंचलोहे से तैयार की गई है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर,
कॉपर, ब्रांस और टाइटेनियम शामिल किया गया है। इसमें टोटल खर्च की बात करें तो 1400 करोड़ का खर्च आया है। पहले इस प्रोजेक्ट पर खर्चा केवल 400 ही आंका गया था, बाद में यह बढ़कर 800 हो गया और अभी तक टोटल 1400 करोड़ का बजट इस पर लग चुका है। यदि इसमें पैसे की बात करें तो किसी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड नहीं है, ये टोटल देश और विदेश से दान की गए पैसों से ही बनाया गया है। टोटल केवल इस मूर्ति की बात करें तो इस पर केवल 100 करोड़ रुपए केवल इस मूर्ति पर ही खर्च हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी हो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।